एक होती है नॉर्मल इक्वेशन जो आज तक हम लिखते आए हैं, ठीक है, रिएक्टेंट गिव प्रोडक्ट, केमिकल इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं, इक्वेशन कह लो या केमिकल इक्वेशन कह लो, जो आज तक हम लिखते आए कि रिएक्टेंट्स कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, कुछ रिएक्टेंट्स लिख देते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स लिख देते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा उसकी स्टेट्स मेंशन कर देते हैं, जैसे H2 गैसियस स्टेट, N2 गैसियस स्टेट कन्वर्टिंग इनटू 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, अगर हम इसको बैलेंस आउट भी कर लें तो ये नॉर्मल केमिकल इक्वेशन होती है अपने पास। ठीक, एक होती है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। कुछ आइडिया है थर्मोकेमिकल इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन नॉर्मल वाली में क्या फर्क होगा? थर्मोकेमिकल इक्वेशन देखो क्या होता है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन की तरह ही है, लेकिन हम थर्मो में मेन काम क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी से डील कर रहे हैं, तो हम इस इक्वेशन में एनर्जी भी लिखें किसी तरीके से, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। एन इक्वेशन, अ केमिकल इक्वेशन, a chemical equation which tells us about a chemical equation which tells us about chemical state of reactants and products, chemical state of reactants and products, एक ऐसी इक्वेशन जो हमें केमिकल स्टेट के बारे में बताती है, किसकी केमिकल स्टेट्स, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, along with energy changes involved in that reaction, energy changes involved in that reaction। ठीक, कि बेसिकली एक नॉर्मल इक्वेशन ही है, लेकिन उसके अंदर हमने एनर्जी बताई है कि उस इक्वेशन को करने के लिए, उस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए अपने को एनर्जी देनी पड़ी या एनर्जी रिलीज हुई। तो एनर्जी चेंजेस भी अगर हम बीच में इंक्लूड कर लेते हैं तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोल रहे हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैं ऐसा कुछ रिएक्शन लिखता हूं, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट्स प्लस x जूल्स ऑफ हीट, तो ये जो प्रोसेस है हमारा, ये एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा? क्या लगता है, ये जो इक्वेशन है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही है या एक एंडोथर्मिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही होगी? सर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी बाहर आ रही है। प्रोडक्ट साइड पे हम लिख रहे हैं कि एनर्जी आई, प्रोडक्ट साइड पे लिख रहे हैं तो मतलब एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लिखा गया है इससे ये पता चल रहा है कि एनर्जी इज रिलीज्ड। जब भी हम ऐसे लिखेंगे तो मतलब वो अपनी इक्वेशन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। ठीक, जब भी मैं प्रोडक्ट साइड पे लिखूंगा तो वो कैसी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक। इवन हम एक्सोथर्मिक को एक और तरीके से लिख सकते हैं कि रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, हम एनर्जी यहाँ पे नहीं लिखते, हम साइड में डेल्टा एच की वैल्यू लिख देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अभी तक हमने डेल्टा एच और डेल्टा यू दो चीजें पढ़ी, इंटरनल एनर्जी चेंज एंड एंथैल्पी चेंज। हमने कहा कि एंथैल्पी चेंज इज मोर प्रेफर्ड ओवर इंटरनल एनर्जी चेंज, तो हम आगे के प्रोसेसेस के लिए एंथैल्पी चेंज ही यूज करेंगे। अगर मैं कह देता हूं कि डेल्टा एच इज -x जूल्स पर मोल, तो डेल्टा एच अगर मैं माइनस में लिखता हूं, नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, जब भी मैं डेल्टा एच को नेगेटिव लिखूंगा, नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ऑल्सो सिग्निफाई that energy is released।
नेगेटिव वैल्यू भी ये सिग्निफाई कर रही होती है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को लिखने के अपने दो तरीके हुआ करेंगे। एक तो रिएक्टेंट गिव प्रोडक्ट, यहीं पे एनर्जी लिख देंगे जिससे पता चले कि एनर्जी इतनी रिलीज हो गई, या जूल पर मोल, कुछ भी यूनिट्स हो सकते हैं, ऐसा कोई अपने को इशू नहीं है, ठीक है। एंड या फिर हम ऐसे लिखा करेंगे, जनरली हम ये वाला मेथड यूज किया करेंगे कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट हम नॉर्मल इक्वेशन लिखा करेंगे, डेल्टा एच साथ में लिख दिया करेंगे कि इस इक्वेशन का डेल्टा एच ये है। तो ये दोनों तरीके हैं अपने पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। वहीं पे अगर मेरे पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी अब्सॉर्ब, एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि एनर्जी हमने दी। अगर हम एनर्जी दे रहे हैं तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट किया करेंगे, या तो हम रिएक्टेंट की साइड पे ही एनर्जी ऐड कर दिया करेंगे, सम एनर्जी गिव्स प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की साइड पे ही एनर्जी ऐड करोगे तो समझ लो कि रिएक्टेंट ने एनर्जी एब्जॉर्ब की उस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। रिएक्टेंट ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, तो मतलब ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ऐसे भी याद कर सकते हो, एंट्री, ई एन मतलब एंट्री, एंट्री मतलब हमें देना पड़ेगा एनर्जी, एक्सो मतलब ई एक्स, एग्जिट मतलब एनर्जी बाहर आ रही है। ऐसे भी थोड़ा सा ध्यान में रखा जा सकता है इन चीज़ों को। और इस सी रिएक्शन को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक नॉर्मल केमिकल इक्वेशन की तरह लिखें, लेकिन डेल्टा एच साथ में डाल दें। अगर डेल्टा एच हम साथ में डालते हैं पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच सिग्निफाई एनर्जी एब्सॉर्ब। पॉजिटिव डेल्टा एच का मतलब क्या हुआ करेगा कि एनर्जी एब्सॉर्ब हुई है। कोई डाउट किसी को भी? क्लियर? नोट करो इसे। हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज। टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज के अंदर हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। मतलब हम कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कराएंगे अभी, हम सिर्फ उसका फेज ट्रांजिशन करेंगे। एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन के अंदर सबसे पहला अपने पास आता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज में सबसे पहला हेडिंग है एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। उसके अंदर फर्दर सब टॉपिक्स हैं एक तरह से। जो पहला सब टॉपिक है वो है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। कुछ आइडिया है फ्यूजन क्या होता है? जुड़ना होता है। फ्यूजन होता है, हाँ, जुड़ना। ओके। एंड वैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस, किसको हम फ्यूजन बोलते हैं? लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड टू सॉलिड। ओके, साक्षी तुम्हारे हिसाब से फ्यूजन क्या होता है? मान्या? फ्यूजन होता है joining of two or more things like ज्वाइनिंग तो होता है बच्चे, लेकिन यहाँ पे हम फेज ट्रांजिशन कर रहे हैं, मतलब हमें तो सॉलिड लिक्विड गैस में इंटरकन्वर्जन करना है। तो अगर मैं सॉलिड लिक्विड गैस की बात करूं तो फ्यूजन में क्या होगा, कौन सा स्टेट किस स्टेट में कन्वर्ट होने वाला है? कुछ आइडिया है इस बारे में? solid liquid से solid में बच्चे उल्टा है, सॉलिड टू लिक्विड। solid मेल्टिंग वाले को ही हम फ्यूजन बोलते हैं। तो अगर हम एक सॉलिड सब्सटेंस को एक लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दें, उस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, सीधी सी बात है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं एंड लिक्विड में फोर्सेस क्या होती हैं, वीक। अगर हम सॉलिड की बात करें, यहाँ पे स्ट्रांग फोर्सेस होती हैं।
एंड लिक्विड की बात करें तो फोर्सेस कंपैरेटिवली वीक होती हैं। तो इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए जो एंथैल्पी चेंज आ रहा होगा, उस एंथैल्पी चेंज को ही हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो इट इज द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of substance is converted from solid state to liquid state, solid state to liquid state at its melting point। ये ध्यान रखना कि जो टेम्परेचर है वो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए इसका, at its melting point। ये लिखना जरूरी है, ये लाइन ना भूलें, at its melting point। कि टेम्परेचर में ऐसा नहीं है कि किसी भी टेम्परेचर पे मेल्टिंग पॉइंट पे ही जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको हम क्या बोल रहे होंगे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंड अब इसको लिखने का तरीका देखो, इसको शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं, इसको डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज सबस्क्रिप्ट एफ यू एस, सबस्क्रिप्ट एफ यू एस, या तो ऐसे लिख सकते हो या फिर तुम इसको लिख सकते हो इस तरीके से, डेल्टा के बाद एफ यू एस फिर एच। दोनों रिप्रेजेंटेशन एकदम सही है। मैं जनरली ऊपर वाली रिप्रेजेंटेशन यूज करूंगा, बुक्स में ये वाली बहुत बार यूज की जाती है, तो देख लेना, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम 1 मोल सब्सटेंस ले रहे हैं कोई भी, एंड उस सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट से कन्वर्ट करना है किसके अंदर, लिक्विड स्टेट में। इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए जो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी वही अपना क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक तो ये जो सब्सटेंस है उसका एक ही मोल लेना है, 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, एंड मेल्टिंग पॉइंट पे ये रिएक्शन करवानी है। उसी एंथैल्पी को हम क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंड इसको मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी बोल सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की जगह कई बार मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हम 1 मोल ही रख रहे हैं, तो मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन वन एंड द सेम थिंग। अब यहाँ पे इसके साथ साथ एक और पॉइंट जुड़ता है, वो भी लिख लेते हैं पहले, फिर बाद में आराम से नोट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। स्टैंडर्ड, कई बार वो स्टैंडर्ड की बात करता है, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। कई बार वो स्टैंडर्ड की बात किया करेगा। स्टैंडर्ड में हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऐसे लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड में बस ऊपर क्रॉस आ जाता है, नॉट आ जाता है, क्रॉस नहीं नॉट। जब भी नॉट आएगा, ये जो नॉट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंडर्ड, जहां पे हम ये नॉट लगाएंगे ये रिप्रेजेंट किया करेगा स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो डेफिनेशन पूरी सेम है, एंड में आ जाएगा एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस या स्टैंडर्ड कंडीशंस। एंड जब तक थर्मो चलेगा, हम लोग एक एसटीपी कंडीशंस करके आए थे मोल कंसेप्ट में। एसटीपी में हमने किया था कि 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 180 है। थर्मो के केस में जब तक थर्मो चल रहा है, स्टैंडर्ड कंडीशंस हमारी रहेंगी, टेम्परेचर विल बी 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री की जगह 25 डिग्री। जब भी नॉट देखो तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली आ जाया करेगा आपसे कि 25 डिग्री, एंड प्रेशर विल बी 180। स्टैंडर्ड कंडीशंस हम थर्मो में ये मान के चलते हैं। रूम कंडीशंस जिसको हम बोलते हैं, रूम टेम्परेचर एंड रूम प्रेशर। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? साक्षी, तरणवीर, मान्या, ऋचा, तुम्हें कोई दिक्कत? क्लियर?
एक सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर मुझे एक सब्सटेंस है जो सॉलिड स्टेट में दिया है एंड मुझे उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है, तो मुझे उसको हीट अप करना पड़ेगा। हीट मतलब मैं उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तभी वो रिएक्शन हो रही है। तो उस रिएक्शन को करने के लिए मैंने कितनी एनर्जी सप्लाई की है, वो किसी भी फॉर्म में कर सकता हूँ मैं, हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, लेकिन कितनी एनर्जी सप्लाई हुई उस रिएक्शन को करवाने के लिए, उस एनर्जी को, क्योंकि वो कांस्टेंट प्रेशर पे चल रही होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी 180 है, कांस्टेंट प्रेशर पे चल रही होगी, तो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर या एंथैल्पी ऑफ दैट रिएक्शन, उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर या नहीं? इन शॉर्ट एनर्जी रिलीज एनर्जी गेन, मतलब रिएक्शन को करवाने के लिए वही एंथैल्पी वही कि एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है एक रिएक्शन में या कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, उसी को अब हम एंथैल्पी बोल रहे हैं। ठीक है, करो इसे, नोट करो, जब कर लोगे तो बताना, फिर आगे करो। जो सेगमेंट में ठीक, अगला है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, सेकंड टाइप के एंथैल्पी, मतलब फेज ट्रांजिशन के अंदर ही सेकंड टाइप के एंथैल्पी। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इसको हम रिप्रेजेंट किया करेंगे बाय डेल्टा एच वेपराइजेशन। ये जो सब्सक्रिप्ट वाली चीज है वो तुम कभी भी डेल्टा के बाद लगा सकते हो, ठीक है, वो हम मतलब बार बार रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। दो तरीके की रिप्रेजेंटेशन हुआ करेगी, या तो जो सब्सक्रिप्ट है वो एच के बाद लिख दो या एच से पहले लिख दो, ठीक है। तो इसमें भी सेम डेफिनेशन रहेगी, इट इज द एंथैल्पी चेंज। पहले हम किस में कन्वर्जन कर रहे थे, सॉलिड से लिक्विड, अब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अब हम एक लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर रहे होंगे, एक गैस में कन्वर्ट कर रहे होंगे। तो इट इज द एंथैल्पी चेंज it is the enthalpy change when 1 mole of a given substance, 1 mole of a given substance is converted from liquid state to vapor state, liquid state to vapor state या गैसियस स्टेट। वेपर स्टेट की जगह गैसियस स्टेट भी कर सकते हो। ठीक है, इसको हम मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी कह सकते हैं। आगे वो चीजें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने 1 मोल स्पेसिफाई किया है। तो बेसिकली हर एक डेफिनेशन में हम 1 मोल स्पेसिफाई करते हुए चलेंगे। तो 1 मोल जब हम स्पेसिफाई कर ही रहे हैं तो एंथैल्पी को हम मोलर एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। एंड जहां जहां स्टैंडर्ड की पूछ ले, बाई चांस उसने स्टैंडर्ड एंथैल्पी पूछ लिया, तो तुम्हें एट स्टैंडर्ड कंडीशन एंड में एक वर्ड जोड़ देना है एंड टेम्परेचर प्रेशर वहां पे मेंशन कर देना है। ठीक है, तो हम मतलब बार बार मोलर एंथैल्पी या स्टैंडर्ड एंथैल्पी नहीं लिखेंगे, उसके लिए वो अंडरस्टूड रहेगा कि जहां जहां 1 मोल है तो वो मोलर एंथैल्पी रहेगा। एंड अगर बाय चांस स्टैंडर्ड कंडीशंस बोल दिया है या स्टैंडर्ड पूछ लिया है तो स्टैंडर्ड कंडीशंस तो उसको मेंटेन कर दो। एंड में एक लाइन जुड़ जाएगी कि एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल मान लो अपने पास कोई एक लिक्विड सब्सटेंस है, अब हम उस लिक्विड सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, गैसियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगेन अगर हम यहाँ पे देखें तो लिक्विड में कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्सेस रहेंगी एंड गैस में वीक फोर्सेस रहेंगी। तो मुझे फिर से एनर्जी देनी पड़ेगी, तो मैं कितनी एनर्जी सप्लाई करूं इस 1 मोल कंपाउंड को कन्वर्ट करने के लिए फ्रॉम अ लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। उस एंथैल्पी को, उस एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। करो इसे नो। सर अब ये पॉजिटिव ही चल रही है ना हमारी वैल्यूज, ये पॉजिटिव रहेंगी क्योंकि हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगी। दिस विल बी पॉजिटिव,
इवन जो हमने फ्यूजन किया था ये भी पॉजिटिव में रहेगा। यस। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है वैसे या क्लियर है? क्लियर है। एंड सेम आ जाएगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन तो हो गया। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड का डायरेक्टली गैसेस में। तो इसे नोट करो, फिर सब्लिमेशन लिखवा देता हूँ, फिर मेन एंथैल्पी पे चलते हैं। ये तो वैसे ही नॉर्मल चीजें थी। Done? Shit, खराब हो गया सारा। तो थर्ड आ जाएगा अपना एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंड इसको अब हम रिप्रेजेंट करेंगे SUB लगा के। 1 mole of a given compound is converted from solid state to vapor state। ठीक है, तो ये है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंड डेल्टा H सब्लिमेशन, या इस तरीके से 1 mole of a given compound is converted from solid state to vapor state या gaseous state। तो अगेन ये भी प्लस रहेगा क्योंकि इसमें भी एनर्जी देनी पड़ेगी। इनिशियली फोर्सेस काफी स्ट्रांग हैं एंड फाइनली दे आर वीक। अच्छा, ऊपर ना यहाँ पे एक लाइन और जोड़े, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वेपर फेज में कन्वर्ट करना है बॉइलिंग पॉइंट पे। जैसे हमने मेल्ट किया था मेल्टिंग पॉइंट पे, तो हम वेपराइज करेंगे एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एंड सब्लिमेशन में वो लाइन नहीं आएगी, सब्लिमेशन नॉर्मल रहेगा। नोट करो इसे। फेज ट्रांजिशन है वो खत्म हो गया। एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन में 3 ही थे, सब्लिमेशन एंड फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। अब ये सेकंड टाइप की एंथैल्पी आएगी। फेज ट्रांजिशन खत्म हो गया, फेज ट्रांजिशन के अंदर 3 थे, ये इंपॉर्टेंट है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अगला है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसको हम डेल्टा HF से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल f, या फिर डेल्टा FH। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली 2 एंथैल्पीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब ये क्या है कि हमें 1 मोल कंपाउंड बनाना है। पहले ध्यान से सुनो, हमने 1 मोल कंपाउंड बनाना है। जैसे मुझे 1 मोल वाटर बनाना है इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। वाटर की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? लिक्विड। हमें 1 मोल कंपाउंड बनाना है इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट फ्रॉम द एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। अब वाटर को बनाने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है? H2 की फॉर्म में, एंड उसकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? गैस। सिमिलरली O2 कैसे एग्जिस्ट? ऑक्सीजन चाहिए होगा, ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ O2 एंड इसकी भी स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? गैस। पहले छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बिना समझ नहीं आएगा मुझे ऐसा लगता है। तो इट इज द एंथैल्पी चेंज, it is the enthalpy change when 1 mole of a compound is formed
1 mole of a compound is formed from the elements in their standard state. क्लियर कि हमें 1 मोल कंपाउंड बनाना है फ्रॉम द एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। अब इस रिएक्शन को बैलेंस आउट करना है। बैलेंस आउट करते हुए ये ध्यान रखना है कि जो बनाना है वो 1 रहना चाहिए। अगेन जिसको बनाना है वो हमेशा कितना रहना चाहिए, 1 मोल रहना चाहिए। जैसे अगर मुझे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर की बात करनी है, मुझे चाहिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो मैं वाटर को बनाने की बात कर रहा हूं। तो वाटर को बनाना है तो जिसको बनाना है वो 1 मोल रहना चाहिए। कहां से बनाना है, इसको बनाने के लिए चाहिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ H2, ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ O2। दोनों गैसियस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड स्टेट्स। अब बैलेंस आउट करने के लिए 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, एक ही है 1 × 1। यहाँ कितने हैं 2, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 ही रखना है तो मैं यहाँ पे इसको हाफ कर दूंगा ताकि 2 से 2 कट जाए और 1 बन जाए। क्लियर या नहीं, ये चीज समझ आई? यस सर। तो इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए जो भी मुझे एंथैल्पी चेंज लगेगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। क्वेश्चन में दिया होगा, यहाँ पे हम कंडीशन इंपोज नहीं कर रहे कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, वो क्वेश्चन में दिया होगा। साक्षी ये पॉइंट क्लियर है बच्चे या नहीं? अगर मुझे अमोनिया की फॉर्मेशन की बात करनी होती तो बताओगे रिएक्शन क्या लिखोगे? अमोनिया नेचुरली एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट एंड इसको कैसे बनाते हैं, क्या रिएक्शन लिखते हैं? N2 प्लस H2 और बैलेंस करो इसे। देखो यहाँ पे 1 रहना चाहिए, जिसको बनाना है उसको 1 मोल रखना है। तो यहाँ नाइट्रोजन एक ही है और यहाँ 2 हैं तो यहाँ हाफ कर देते हैं। एंड यहाँ अपने को हाइड्रोजन कितने चाहिए, 3। अभी कितने हैं, 2, तो 3/2 कर देते हैं ताकि 2 से 2 कट जाए और 3 हाइड्रोजन रह जाए। क्लियर? कोई डाउट? कोई भी डाउट? तरनवीर तुम्हें कोई दिक्कत? मान्या कोई डाउट? सर हमारे पास H2O वैसे गैसेस में नहीं बनता है ऐसे या लिक्विड में बनता है पहले? स्टैंडर्ड स्टेट तो इट्स गैस। नहीं मतलब अगर स्टैंडर्ड कंडीशन होती है तब गैस बनता है। स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात नहीं कर रहे, स्टैंडर्ड का मतलब कि वो नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है। तो वाटर तो वैसे लिक्विड में, लेकिन अगर गैसेस चाहिए होता है तो लिक्विड में हम भी जब वो एंथैल्पी बनता ऑफ है। फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो हमें हर एक चीज को स्टैंडर्ड स्टेट में लेना है, चाहे वो रिएक्टेंट है चाहे वो प्रोडक्ट है। तो अगर मुझे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करनी है तो मुझे वाटर को लिक्विड स्टेट में ही रखना होगा, क्योंकि वाटर की नेचुरली अकरिंग स्टेट क्या है, लिक्विड। मतलब जब तुम वाटर को बनाते भी हो तब भी वो इनिशियली लिक्विड स्टेट, मतलब जो एक स्टैंडर्ड स्टेट मानी जाती है वाटर की, वो एक लिक्विड है। या ये कह लो वही जैसे तुम कह रहे थे कि नेचुरली अगर हम रूम प्रेशर पे बात करें 25 डिग्री वाले पे तो वाटर एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, H2 एज अ गैस। ठीक या नहीं? यस सर। करो। एंड अगर मुझे मिथेन की फॉर्मेशन की बात करनी हो तो कैसे करेंगे मिथेन? अच्छा यहाँ पे ना एक नोट डालो छोटा सा। पहले तो एनी हाइड्रोकार्बन, वैसे तो ये 10th में लिखा होगा तुम सबने, लेकिन फिर भी एनी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, ठीक है, कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन्स
वो गैसियस स्टेट में होता है, ठीक है। अगर उसके अंदर सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है और मैक्स टू मैक्स 4 कार्बन तक वो किस में रहता है, गैस में। C15 से लेके C17 मतलब 5 कार्बन से लेके 17 कार्बन तक के एलिमेंट्स exist in the liquid state, and C18 onwards they are solids। जैसे अभी मैंने मीथेन की बात की ऊपर, तो मीथेन में एक ही कार्बन है तो वो गैस रहेगा, ये मतलब स्टैंडर्ड स्टेट हो जाएगी इसकी। अगर हम पेंटेन की बात करते हैं C5H12 तो वो लिक्विड हो जाएगा क्योंकि 5 कार्बन आ चुके हैं, ठीक है, इस तरीके का। अगर हम बेंजीन की बात करते हैं, एक C6H6 याद रखें, ये बेंजीन होता है, इसको थोड़ा याद रखें, ठीक, ये लिक्विड होता है। CH4 अपना गैस है। अब मुझे CH4 बनाने के लिए अगर मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करना चाहता हूँ, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, तो एक तो चीज ये है कि इसको एक ही मोल रखना है। अब इसको बनाना है फ्रॉम द एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट। इसको बनाने के लिए अपने को लगेगा कार्बन, जो कार्बन C की फॉर्म में ही रहता है, एंड लगेगा हाइड्रोजन। अगर मैं बैलेंस आउट करूं तो कार्बन तो बैलेंस है एंड हाइड्रोजन 2 आ जाएगा। हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट तो मुझे पता है क्या होती है, गैस। कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट तुम्हें ध्यान में रखनी है। कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट हम यहाँ पे लेते हैं ग्रेफाइट। इस पूरे चैप्टर में जब तक चल रहा है कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट हम मान के चलेंगे ग्रेफाइट। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? नोट करो इसे, कुछ कुछ गलतियां हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये बेंजीन से शुरू करते हैं। साक्षी, कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? ग्रेफाइट। बेंजीन हमें बनाना है लेकिन स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंट से बनाना है। बनाने के लिए अपने को चाहिए होगा कार्बन और चाहिए होगा हाइड्रोजन। कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट इज ग्रेफाइट, हाइड्रोजन इज अ गैस, एंड यहाँ पे हमें 6 लगा देना चाहिए बैलेंस आउट करने के लिए, यहाँ पे 3 लगा देना चाहिए, यहाँ तो 1 ही रहना चाहिए। एंड इथेनॉल को बनाने के लिए हमें कार्बन चाहिए होगा, क्या क्या चाहिए होगा पहले वो देख लेते हैं, और लगेगा हाइड्रोजन और लगेगा अपना ऑक्सीजन। इसको एक ही मोल रखना है। ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट इज अ गैस, हाइड्रोजन ऑल्सो गैस, कार्बन ग्रेफाइट। अब बैलेंस आउट कर लेते हैं इन चीजों को। कार्बन अपने को चाहिए 2 तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं। हाइड्रोजन 5 + 1, इस हाइड्रोजन को भूलना नहीं है, टोटल 6 हो गए तो 3। ऑक्सीजन एक ही था तो हाफ कर देता हूं। अब मेन बात आती है इन दो कंपाउंड्स की। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ P4। ये ध्यान रखें, फॉस्फोरस की जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो P4 है, अकेला P नहीं है, ठीक है। एंड ऑक्सीजन तो हमें पता ही है O2। इसको 1 मोल रखना है तो यहाँ पे 2 फॉस्फोरस चाहिए थे तो हाफ कर दिया ताकि 2 ही रहे, एंड ऑक्सीजन 5/2 कर देते हैं। फॉस्फोरस सॉलिड एंड O2 गैस। सल्फर, सल्फर की स्टैंडर्ड स्टेट होती है S8। अब किसी किसी क्वेश्चन में हमें सल्फर लेना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा डाटा टू डाटा, मैं तुम्हें बता दूंगा। लेकिन फिलहाल जब तक हम स्टैंडर्ड स्टेट्स की बात कर रहे हैं, सल्फर एग्जिस्ट एज अ S8 सॉलिड। एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो अपने को पता ही है O2 गैस। हमें यहाँ पे 1 मोल ही रखना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 मोल रखना है तो सल्फर को मुझे लेना होगा 1/8, एंड ऑक्सीजन तो O2 ही रहेगा इन गैस 1 मोल, तो कोई इशू नहीं। क्लियर या नहीं? साक्षी क्लियर? मान्या, रणवीर? यस साक्षी नहीं समझ आया, तनवीर नहीं? नोट नंबर 1 में एज सच एक ऐसी रिएक्शन जिस मतलब एक ऐसी कंपाउंड की बात कर रहे हैं जिसको हम नहीं बना सकते। जैसे अगर मुझे कोई कहे कि हाइड्रोजन बनाना है तो हम हाइड्रोजन को कैसे बनाएंगे? नहीं बना सकते, क्योंकि हाइड्रोजन को बनाने के लिए लेना ही हाइड्रोजन होगा, तो हम इस रिएक्शन को नहीं लिख पाएंगे कभी भी।
तो ऐसे एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं जिसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से उसकी रिएक्शन नहीं लिख सकते। जैसे अगर कभी कोई कहे कि नाइट्रोजन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिख दो, तो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि नाइट्रोजन को बनाने के लिए लेना ही नाइट्रोजन होगा और नेचर में नाइट्रोजन एग्जिस्ट ही N2 की फॉर्म में करता है। तो ऐसे एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं जो जिसके लिए हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन नहीं लिख सकते हैं। अब जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन नहीं लिख सकते क्योंकि नेचर में ऑक्सीजन रहता ही ऑक्सीजन की फॉर्म में है। तो ऐसे एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा जीरो रहती है, चाहे क्वेश्चन में दिया हो चाहे ना दिया हो। अगर कभी हाइड्रोजन के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात की जाए तो इट इज जीरो, कभी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन की बात की जाए तो इट इज जीरो, अगर कभी कभी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 की बात कही जाए तो वो भी क्या रहती है, जीरो रहती है। तो बेसिकली यहाँ पे लाइन में थोड़ा सा चेंजेस रहते हैं, मतलब ये जो मैं पॉइंट लिखवाने वाला हूँ इससे क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी बस ये है कि अगर हम ऐसा कोई एलिमेंट उठाते हैं या ऐसा कोई कंपाउंड उठाते हैं जो हम नहीं बना सकते हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर मुझे हाइड्रोजन बनाना है तो लेना ही हाइड्रोजन होगा, एंड हाइड्रोजन एग्जिस्ट H2 की फॉर्म में कर रहा है, तो H2 गिव्स H2 कोई मतलब ही नहीं बनता। सिमिलरली N2 गिव्स N2 कोई मतलब नहीं बनता है, एंड O2 गिव्स O2। ऐसी चीजें जिनके लिए हम ऐसी रिएक्शंस फ्रेम आउट नहीं कर सकते हैं, उनके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या रहती है, जीरो रहती है। तो लाइन क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन of any element in its naturally occurring standard state, in its naturally occurring standard state is zero. Naturally occurring standard state, ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, लेकिन ये बेसिकली बहुत कंफ्यूजिंग सी लाइन है। ये लाइन ये समझता है कि भाई जो नेचुरली अकरिंग स्टेट्स हैं उसकी जीरो रहती है। नेचुरली अकरिंग तो हमेशा जीरो नहीं होता है, बेसिकली उन चीजों के लिए जीरो है जिनकी हम रिएक्शंस नहीं लिख सकते। अब मीथेन तो वॉल्केनिक इरप्शंस में एग्जिस्ट करता है, निकलता है, लेकिन मीथेन को तो हम बना सकते हैं ना, हम इसकी रिएक्शन लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको बनाने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन यूज करके एक रिएक्शन फ्रेम आउट कर सकते हैं, तो ये जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा, इज नॉट जीरो। या फिर अगर हम बात करते हैं वाटर की, वाटर भी तो नेचर में एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसकी हम रिएक्शन लिख सकते हैं। तो जिसकी हम रिएक्शन लिख सकते हैं वो कभी भी जीरो नहीं मानेंगे, जिसकी हम रिएक्शन नहीं लिख सकते उसके लिए हम ये कह रहे हैं कि इट इज जीरो। ये पॉइंट क्लियर या नहीं? साक्षी, करणवीर, मान्या, क्लियर ये पॉइंट या नहीं? यस सर। साक्षी, क्या ओजोन के लिए जीरो रहेगा? यस सर। ये रहेगा तरनवीर, ओके। मान्या? No, sir. नहीं रहेगा तो कुछ बोला ही नहीं। हाँ, मैंने नहीं कुछ बोला। किसी ने तो ये बोला था। चलो तुम्हारे हिसाब से बता दो तरनवीर। ऑक्सीजन को अगर नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा देंगे। अरे नेसेंट ऑक्सीजन फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में तो हम यूज नहीं कर सकते ना। हमने कहा कि फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, नेसेंट ऑक्सीजन इज नॉट अ स्टैंडर्ड स्टेट। लेकिन अगर O2 प्लस हाफ O2 कर दें तो बन जाएगा। बेसिकली ओजोन बनाने के लिए है तो ऑक्सीजन ना, तो हम इसकी रिएक्शन लिख सकते हैं कि 3/2 O2 गैस गिव्स O3। तो क्योंकि हम इसकी रिएक्शन लिख सकते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखें कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इज नॉट जीरो। ये मेंस का पता नहीं, नीट का एक PYQ है जिसमें 4 एलिमेंट्स दिए हुए थे, उसमें से पूछा था कि किसकी जीरो नहीं होगी, तो ऑप्शन था ओजोन। बेसिकली बच्चों को ये भी लगा कि नेचुरली अकरिंग है ओजोन, तो 0 0 0, लेकिन उसमें आंसर ओजोन आना था। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, नोट करो इसे यहाँ तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक फॉर्मूला है, बेसिकली फॉर्मूला क्या कहता है वो समझो।
नोट का ही सेकंड पॉइंट। अभी तक हम फॉर्मेशन की बात कर रहे थे ना, हम जो रिएक्शन लिख रहे थे वो फॉर्मेशन की रिएक्शन लिख रहे हैं। अब ये कह रहा है कि अगर हमें कोई एक रैंडम रिएक्शन दे दी जाए, उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहा है। मान लो एक रैंडम इक्वेशन है अपने पास, x मोल्स ऑफ A प्लस y मोल्स ऑफ B गिव्स z मोल्स ऑफ C, हाइपोथेटिकल रिएक्शन, एनी हाइपोथेटिकल रिएक्शन। तो एंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन, ये क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये लॉ नहीं है कोई भी, जस्ट एक नोट ही है। एंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन is equal to sum of enthalpy of formation of products, sum of enthalpy of formation of products minus sum of enthalpy of formation of reactants. Enthalpy of formation of reactants। कहने का मतलब ये है कि मान लो मुझे एक रैंडम इक्वेशन दे रखी है, मुझे उसकी एंथैल्पी निकालनी है। डेल्टा एच आर एक्स एन, या तो आर एक्स एन लिख सकते हो या इसको डेल्टा एच आर भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। डेल्टा एच आर जैसे मर्जी कर लो, कोई इशू नहीं। स्मॉल आर लिख लो, कैपिटल आर लिख लो, कोई इशू नहीं। दिस इज इक्वल टू सम ऑफ, सम मतलब सिग्मा, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स minus sum of enthalpy of formation, sum of enthalpy of formation of reactants। कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे पास वो एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन दे रखी है, x मोल्स ऑफ A प्लस y मोल्स ऑफ B गिव्स z मोल ऑफ C, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी, प्रोडक्ट में क्या है, C। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C प्रोडक्ट में और कुछ नहीं है, माइनस रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स में क्या क्या है वो देख लेते हैं। रिएक्टेंट्स में अपने पास है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A, और कौन सा रिएक्टेंट है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, जहां पे हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C की बात की है, तो C के जो मोल्स हैं बैलेंस्ड इक्वेशन में, जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो साथ में लगाना है। तो यहाँ पे Z से मल्टीप्लाई करना है। जहां पे हमने A लिखा है वहां पे A के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। जहां पे हमने B की बात की है, B के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। कहने का मतलब ये है कि मान लो मेरे पास एक इक्वेशन आती है, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ये कोई एक रैंडम इक्वेशन दे दी किसी ने, मुझे इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है। मुझे क्वेश्चन में इस रिएक्शन की क्या निकालनी है, एंथैल्पी। तो एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन, दिस विल बी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या है मेरे पास, अमोनिया, माइनस रिएक्टेंट्स की बात करते हैं, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में तो सिर्फ अमोनिया ही था। रिएक्टेंट्स की अगर हम बात करें तो इट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, एक तो नाइट्रोजन है, प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन जहां जहां तुमने अमोनिया लिखा है वहां वहां उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। नाइट्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, हाइड्रोजन का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है। क्लियर या नहीं? राइट साइड वाला तो जीरो ही हो गया ना पूरा। हाँ, ये पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है।
एंड नाइट्रोजन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है, ये भी 0 होती है। अगर क्वेश्चन में ना भी दिया हो तब भी ये 0 होती है। प्रोवाइड कर दी हो वैल्यूज, बाई चांस कुछ वैल्यूज कर दी हो प्रोवाइड कुछ कंडीशन चेंज करके, तो 0 ना रखें उसे, तो ध्यान रखें, नोट करो इसे। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन। तुम्हें रिएक्शन दे रखी है एंड इसका एंथैल्पी चेंज पूछ रहा है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है इन सब का, H2O2, H2O एंड O2 इन सब का दिया हुआ है। O2 का ना भी दिया होता तब भी अपने को पता है कि क्या होता, 0। तो हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है एंड हमें पता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में क्या है, H2O है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, H2O के आगे 2 लगा है तो 2 लगा देते हैं, प्लस 1 टाइम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, ये तो हो गई बात प्रोडक्ट्स की, माइनस रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के अंदर अपने पास H2O2 है, तो 2 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2। बस वैल्यूज ही पुट करनी है, एज सच कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर दिया था सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर की एंथैल्पी है -286। यूनिट्स सेम रखने हैं सबके, ये ध्यान रखें कि सबके यूनिट सेम होने चाहिए, जो यूनिट्स इसके हैं वही इसके हों, वही इसके, एंड फाइनली वही यूनिट्स हमारे आंसर में भी आएंगे। प्लस 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, O2 तो अपने को पता है 0 होता है, माइनस ट्वाइस ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 विच इज -188। तो ये तुम्हारा बन जाएगा 12 और 1 17 और 1 5 572, माइनस के अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 16 और 1 17 17 और 1 3 376। तो ये बनेगा तुम्हारा माइनस ऑफ 12 में से 6 गए 6 एंड 9 196 किलो जूल्स पर मोल। यूनिट सेम रहेंगे। अब क्योंकि हमारा डेल्टा H माइनस में आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। सिंस delta H is negative, hence exothermic reaction. कोई डाउट, क्लियर या नहीं? यस करो इसे, नोट करो, फिर आगे कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट delta H naught and delta U naught for the reaction. करो। एंड डेल्टा H naught जो अपने पास आया है वो आ रहा है -318.4, अगर सही सही चलता है सब, एंड ये आंसर सही है, मैं चेक करवा चुका हूँ पहले भी, तो आया था ये आंसर उस टाइम 318.4। ज़्यादा वेरिएशन नहीं होंगे, अगर वेरिएशन आएंगे भी तो आसपास ही आएगा इसके, एंड यूनिट सेम रहेंगे किलो जूल्स पर मोल। अब मुझे डेल्टा H naught तो पता चल गया है इस रिएक्शन का, मुझे डेल्टा U naught पता करना है, तो कैसे पता करेंगे? डेल्टा H is equal to delta U plus delta NGRT। तो लगाओ रिएक्शन एंड आंसर बताओ फटाफट, करो करो फटाफट सॉल्व करो, ट्राई करो। हर एक क्वेश्चन को करने का तरीका अलग अलग होता है। देखो अपने पास है डेल्टा H इज डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। डेल्टा H की वैल्यू हमें किलो जूल्स को हटा के जूल्स में कन्वर्ट करनी होगी, क्योंकि हमने इसमें जूल्स पर मोल में रखी थी वैल्यूज। एंड डेल्टा U naught अपने को निकालना है, प्लस डेल्टा N, डेल्टा N इज मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट 1 मोल हीरा 2 मोल हीरा 3 मोल गैसियस प्रोडक्ट है, माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट 1 एंड 1, दोनों गैस दिया हुआ है, तो 2 मोल गैसियस रिएक्टेंट है अपने पास। R की वैल्यू हमें पता ही है 8.314। टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना लिया साक्षी? साक्षी 298, नॉट लगे हुए हैं हर एक जगह, नॉट लगा हुआ है तो मतलब टेम्परेचर स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है 298 केल्विन्स। एंड -318,400, दिस इज डेल्टा U naught,
ये बनेगा +1 इंटू 298 इंटू 8.314, 298 इंटू 8.314, दिस इज 2476.38। अगर मैं 8.31 लेता हूँ और 4 भी लेता हूँ तो 2477 आ जाएगा, अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करते हैं। बिल्कुल 2477.572। तो यहाँ से डेल्टा यू नॉट निकल के आएगा, दिस इज दिस प्लस 318400 आ तो रहा है, एकदम एग्जैक्ट आ रहा है आंसर, माइनस 320877.572 जूल्स पर मोल। और अगर हम इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट करते हैं तो -320.87 किलो जूल्स पर। साक्षी किलो जूल को जूल में कन्वर्ट किया था? नहीं सर। ये छोटी सी गलतियां हैं, देखो बस आर के यूनिट्स के हिसाब से मेंटेन करो। आर के यूनिट्स हमने 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल रखे हैं। एंड इन इक्वेशंस को जब तुम यूज करते हो बस थोड़ा सा ध्यान से, एक तो पर मोल आना चाहिए, क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन में अमाउंट्स को वेरी कर देगा, फिर दिक्कत आएगी। एंड ये छोटी छोटी गलतियां हैं बस इस टॉपिक में कि जूल्स पर मोल ओनली, किलो जूल्स को जूल्स में करना ही होगा। एंड मेनली तुम इन चैप्टर्स में देखोगे तो तुम्हें किलो जूल में ही वैल्यूज दे रखी होंगी, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यूज होती हैं ये। यहाँ पे आंसर अगर जूल्स में करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज है, तो इसलिए किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। करो नोट, कोई बात नहीं, करो, ट्राई करते हैं एक और क्वेश्चन। तरणवीर तुम्हारी कैलकुलेशंस कहाँ गड़बड़ा गई? 315 कैसे हुआ? देखते हैं, करो इसे ट्राई, करवाता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमने ये रिएक्शन कैरी आउट की विद 2.63 ग्राम ऑफ रेड फास्फोरस एंड एक्सेस ऑफ ब्रोमीन, तब एंथैल्पी चेंज बताओ। इस रिएक्शन के लिए जो तुम्हें रिएक्शन दी है, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज तुम्हें प्रोवाइड किया गया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस रिएक्शन में हम कितना फास्फोरस यूज कर रहे हैं? 2 मोल फास्फोरस। तो अगर हम 2 मोल फास्फोरस यूज करते हैं तब जो डेल्टा एच आ रहा है वो कितना आ रहा है? -243 आ रहा है या नहीं? कोई भी डाउट? yes. अगर हम इस रिएक्शन के इस देखो ये एच आर दिया है ना, मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में हमने कितना फास्फोरस यूज किया? 2 मोल। अगर हम 2 मोल फास्फोरस यूज करते हैं तब डेल्टा एच की वैल्यू इतनी आएगी। 2 मोल फास्फोरस मतलब 2 इंटू 31 ग्राम्स, मैंने मास में कन्वर्ट कर दिया इसे। अगर हम इतना फास्फोरस यूज करते हैं तब डेल्टा एच की वैल्यू आएगी -243। एंड अगर हम 1 ग्राम फास्फोरस यूज करते, बस आगे तो यूनिटरी मेथड है बेसिकली, तब डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आती? -243 अपॉन 2 इंटू 31। एंड हमने कितना यूज किया? 2.63 ग्राम। अगर हम 2.63 ग्राम ऑफ फास्फोरस यूज कर देते हैं तब अपना जो डेल्टा एच आएगा वो आएगा -243 अपॉन 2 इंटू 31 इंटू 2.63। इसको सॉल्व करके जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 10.32 किलो जूल्स। अब ये पर मोल नहीं रहेगा, हट जाएगा पर मोल, क्योंकि अब अमाउंट्स पे चली गई है बात। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? साक्षी क्लियर? क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज, मतलब डेल्टा एच बताओ जब 2.63 ग्राम ऑफ फास्फोरस रिएक्ट करेगा विद ब्रोमीन। अमाउंट किसकी चेंज की है? फास्फोरस की अमाउंट कह दिया है कि इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्शन करवानी है, लेकिन उसमें फास्फोरस की अमाउंट कितनी लेनी है? 2.63। तब डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आएगी? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। और तुम्हें दिया है कि इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू ये है।
डेल्टा एच नॉट आर, मतलब इस रिएक्शन की वैल्यू इतनी है। अगर हम इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो इस रिएक्शन में हमारा कितना फास्फोरस यूज हुआ, 2 मोल। तो 2 मोल फास्फोरस के लिए डेल्टा एच वैल्यू अपने को दी हुई है। हमसे पूछ रहा है कि अगर हम 2.63 ग्राम ऑफ फास्फोरस यूज करें तब कितना होगा। तो मैंने क्या किया, मोल को कन्वर्ट कर दिया मास के अंदर कि 2 × 31 ग्राम फास्फोरस लेंगे तो डेल्टा एच इतना आएगा, 1 ग्राम के लिए इतना आएगा, 2.63 ग्राम के लिए इतना आएगा। क्लियर या नहीं साक्षी? करो नोट इसे। करणवीर तुम्हें क्लियर? करो इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार। Of formation of aluminium oxide and calcium oxide are this and this respectively. तो डेल्टा एच रिएक्शन कितना बनेगा इसका, 3 times 0, कैल्शियम का तो 0 हो जाएगा, प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड 1 टाइम एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज 1675 एंड माइनस माइनस रिएक्टेंट्स 3 टाइम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड 625। अच्छा हाँ ठीक है, इसका आंसर चेंज हुआ था, ठीक, इन्होंने कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ की हुई थी बीच में, चेक कर लेते हैं फिर भी। 1675 माइनस, अच्छा माइनस है यहाँ, ओके, तो माइनस 1675 एंड ये बनेगा तुम्हारा 3 5 15 and 3 5 15, 3 2 6 7 and 3 6 18 प्लस 1875 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है एंड 0 0 200 ही आ रहा है। चेक करो इसका आंसर है 230 कैसे किया है। 625 1675 625 एंड 1675 1905 लिया इन्होंने, हमारा कितना आ रहा है 1675। हाँ इनकी कैलकुलेशन में गड़बड़ थी यहाँ पे, ठीक है। 3 × -625 ठीक है, इनकी कैलकुलेशन में गड़बड़ थी तो ये आंसर वैलिड नहीं था, कोई दिक्कत, बाकी तो ठीक है। 200 आएगा, चेंज कर लेना, तुम्हारा आंसर सही था, ठीक ठीक है। फिर बाकी मंडे को करते हैं आगे कंटिन्यू, कोई डाउट्स में तो बताओ। कल टेस्ट साक्षी ऑनलाइन आ जाएगा वेबसाइट पे, तो गैसियस स्टेट का